चैप्टर तो हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्या रह गया था उसमें? एसटीआईज। किसका? ये कब हुआ? नहीं, क्या हो गया तुम्हें? उस दिन तुम नोट्स ढूंढती घूम रही थी कि सर ने नोट्स नहीं भेजे, आज क्या कह रही है? क्या हो गया तुम्हें भाई? पान खिला दी तुम्हें? हमारे जुआना तो नहीं ला दी है? घंटी नहीं बज रही यार, हद है। हाँ, ये इधर से आई उधर चली गई। ये इसको क्या हो गया? परिक्रमा कर रही क्लास की। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तुम लोग की सुबह भी क्लास होती है कोई? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। रोज होती है? तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें क्या पता। ऑनलाइन होती है ना केमिस्ट्री की? यस सर। और फिजिक्स में नवनीत सर। मैं भी आजकल सुबह खाली हूँ, बता रहा हूँ। नहीं तो मैं खाली हूँ, मैं करूँ क्या? एक बैच है वो मंगलवार को खत्म हो जाएगा, फिर मैं टोटल वेला हूँ। आपके चैप्टर बचे हैं 3। गुड इवनिंग। सुबह आना है? अरे तो तुम लोग रिक्वेस्ट डाल दो, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा सुबह आ जाऊं। हाँ सुबह से, अरे बैठ तो जाओ पहले। रिक्वेस्ट डाल दो क्योंकि अधिकतर टीचर आपके खाली हैं। नवनीत सर सुबह अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ। और कौन पढ़ाते हैं? विकास सर अवेलेबल हैं। वैभव का सुबह ज़्यादा क्लास हो सकती है। तो आप में से कितने, कौन असहमत है? ले दे के कौन असहमत कौन है? एक वो है बेचारी, हल्की फुल्की आवाज निकाल रही है, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही पूरी। सर शाम को अच्छी है ना। ऑनलाइन वालों को सुबह शाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? सर सुबह पढ़ाई हो जाती है, सुबह आलस नहीं आते फिर।
और शाम को आलस आता है? हाँ सर, अच्छा, दिन में तो आते ही है। जी बेटा, जी बेटा। चलो खैर, हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं विद द STI। लेक्चर को डिले नहीं करते हैं। तो STIs बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जो आज दो आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि दोनों मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो नॉर्मल जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड ज्यादा हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्या है? हम लोगों ने केवल गर्भ निरोध के उपाय पढ़े हैं, फैमिली प्लानिंग पढ़ी है। अब एक्चुअली में जनरल स्वास्थ्य ये है जहाँ पे जो स्वास्थ्य है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? यौन संचरित संक्रमण। पहले इनको STDs के नाम से जाना जाता था। STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर इनको संक्रमण के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब ये टिपिकल डिजीज जैसे भी नहीं है, बहुत बहुत सिम्टम बहुत कम होते हैं। तो ये है क्या? ऐसे संक्रमण जो असुरक्षित यौन संबंध के कारण एक से दूसरे में संचरित हो जाते हैं, वह स्टेटमेंट लंबा हो रहा है तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं। यह ऐसे संक्रमण हैं जो, अब स्टेटमेंट पूर्ण हो गया, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को वेनरल डिजीज भी बोला जाता है, अर्थात अंतरंग रोग। इन्हीं को वेनेरियल डिजीज, अंतरंग रोग या RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये इसकी हिंदी तो नहीं लिखूं? जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। उदाहरण: ट्राइकोमोनियसिस। ये इधर रोग का नाम लिखूंगा, इधर पॉजिटिव एजेंट लिखूंगा, अर्थात किसके कारण हो रहा है। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। कौन करेगा ये? ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। सिफिलिस, एपिनोमा, पैलिडियम, ये है बैक्टीरिया, ये है प्रोटोजोआ,
genital herpes, simplex virus, HSV. Genital warts, HPV, human papilloma virus. Chlamydiasis, chlamydia, trachomatis, bacteria, AIDS, HIV, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी, हेपेटाइटिस बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये कॉमन डिजीज है जो आपके केवल और केवल टर्म दिए गए थे, तो उनके पॉजिटिव एजेंट पूछे जा सकते हैं। कृपया करके एक बार एनसीईआरटी खोलिए, देखिए कोई छूट तो नहीं गई। सर गोनोरिया। गोनोरिया, हाँ वेरी गुड। गोनोरिया, नेस्टेरिया, गोनोरी। यौन संचालित रोग में डेफिनेशन के पश्चात आपको विभिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। कोई एक इंसान पूरा पढ़ दे जरा, कोई एक पूरा पढ़ दे इनको। हाँ बोलो। अरे पूरा नहीं दादा, केवल बीमारियां कौन कौन सी दी हैं। हाँ पढ़ो। अरे बाप रे, सुजाक। अरे नहीं लिखा है तो हमें थोड़ा पता है सुजाक, अब हमें देखना पड़ेगा। सुजाक, तुम बताओ जितने हमें पता है। हरपीजा नहीं है, हरपीज। अरे हम समझा रहे हैं तुम्हें, ये थोड़ा बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो भाई। कल को डॉक्टर बनोगे हरपीजा बोलोगे, बोल रहे ना हरपीज। हाँ तो हम सिखा रहे हैं तुम्हें, उसको लिख लो, सही कर लो, हरपीज लिखो जो बोला जाता है। एनसीईआरटी वाले ना तुम लोग को बदनाम करा देंगे। अब तुम बैठ जाओ, हमें मिल गए। गोनोरिया बोले तो ये शायद होगा सुजाक। सिफिलिस, सिफिलिस है। जेनिटल हर्पीस, ये जनन परिसर्प, क्या दिया है, जननिक परिसर्प, नाग। क्लेमाइडियसिस, CHLA, मेरे H गायब हो गया, एक सेकेंड, CHLA। genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV, leading to AIDS. सर बेटा, सर ये हर्पिस कौन सा वाला है इसमें? हर्पीस सिम्प्लेक्स 2। तुम्हें दूसरा हर्पीस भी पता है? अरे दूसरा हर्पीस पता है तुम्हें? हर्पिस और एक हर्पिस दो दे रखे ना इसमें एनसीईआरटी में अलग अलग, तो सेम ही है क्या? एनसीईआरटी ने हर्पीस 2 दे रखे, कहाँ? एक हर्पिस और एक ये जेनेटिक परिषद, जेनेटिक हर्पिस 2 दे रखे। अरे कुल मिला के एक ही है यहाँ पे, ये पगला गए हैं। हिंदी की एनसीईआरटी ने तो ठेका ले रखा है तुम लोग को फेल कराने का। उनने सुपारी उठा रखी है फेल कराने की। हाँ
मैं इंग्लिश वाली एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, केवल इन इन्फेक्शंस को आप देखेंगे। गोनोरिया मेरे ख्याल से सुजाक है, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीस, क्लेमाइडियसिस, जेनेटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, बस यही इन्फेक्शन दे रखे हैं। तो अगर वो कुछ और भी दे रखा है हर्पीस के संग, तो जो जननिक परिसर्प है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो उसका हिंदी नाम तो सही है, जननिक परिसर्प है, उसका नाम दूसरा जेनेटल हर्पीस का। आप देखिए इधर कंसंट्रेट करिए। इनमें से जेनेटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी के अलावा सभी उपचार योग्य हैं यदि उनकी पहचान जल्दी कर ली जाए, वह उचित चिकित्सकीय परामर्श मिल जाए। तो ये बहुत ज्यादा आता है, कौन कौन से ट्रीटेबल नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, एचआईवी का इन्फेक्शन, जेनेटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, इसका अभी तक कोई भी उपचार नहीं है। तो उपचार नहीं है तो इसमें केवल क्या है, जो रोकथाम है उसको किया जा सकता है। इसीलिए जो हम लोगों ने वो पढ़े थे मैकेनिकल बैरियर, उनको यूज किया जाता है जिससे कोई भी यौन संचालित रोग ना हो जाए। तो इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं इसके नॉर्मल सिम्टम्स। सामान्य लक्षण, जननांगों में खुजली, सूजन, लालिमा मतलब रेडनेस आ जाएगी, जननांगों से रक्त का रिसाव, जननांगों पर घाव आदि होना, ये बेसिक इसके लक्षण हैं। नॉर्मली सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं इनिशियल इन्फेक्शन में, और फीमेल्स में तो बहुत बार सिम्टम होते ही नहीं है, उसमें इस सिम्टोमेटिक फेज होती है था, वहाँ पे लक्षण विहीन अवस्था होगी। महिलाओं में बहुधा लक्षण ही होते हैं, अतः संक्रमण फैलता रहता है। तो यहाँ पे क्या बता रही है एनसीईआरटी, जो आपके ये जननांगों से रिलेटेड जो संक्रमण है, तो सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है, स्टिग्मा बोलते हैं एक क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे जो सामाजिक वो है हम लोग का ताना बाना, वो ऐसे है कि इन चीजों को हम लोग किसी से भी जल्दी डिस्कस नहीं करते हैं। अगर किसी के जेनेटल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हुआ, वो उससे पीड़ित भी है, रिसाव वगैरह भी आ रहा है, तो ना तो वो अपने माँ बाप को बताता है, ना अपने फ्रेंड सर्किल में बताता है। तो नॉर्मली वो क्या वेट करता है कि ये अपने आप ही चला जाए, और बहुत बार ये सिम्टम चले जाते हैं क्योंकि ये दूसरी स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन इन्फेक्शंस को अगर प्रॉपरली होने होते ही, जैसे सपोज करिए आपके हाथ में कोई घाव हो गया, फोड़ा हो गया,
तो आपको डॉक्टर के पास जाने में कोई शर्म नहीं कि डॉक्टर साहब ये हाथ में फोड़ा हो गया। और अगर कोई जननांगों के आसपास फोड़ा हो गया तो उस केस में आपको भी शर्म आएगी कि हम लोग चिकित्सक के पास जाएंगे, वो बोलेगा भैया कहाँ फोड़ा हुआ है दिखाओ, और कपड़े उतारने में कहीं पे भी आपको शर्म आएगी अगर आप नॉर्मल ह्यूमन है। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, इसका उपचार कराते नहीं, उपचार नहीं कराते हैं तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो नॉर्मल सिम्टम तो ये है, और अगर उपचार नहीं कराया गया तो सिम्टम क्या हो सकते हैं? यदि वक्त पर इनको उपचारित ना किया जाए तो यह जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 1 PID होती है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। श्रोणी रोग। तो जो श्रोणी भाग है तो उसमें इन्फेक्शन है, तो लोअर एब्डोमिनल पार्ट में क्या होगा, दर्द होता रहेगा। पिछले करिए भाग में दर्द, या ये कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस में उपयुक्त स्थल की जगह है किसी अन्य जगह पर भ्रूण का अंतर हो, इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत बार इन इन्फेक्शन के कारण जो बच्चा है वो गर्भाशय में ही मर जाता है। स्टिल बर्थ अर्थात मृत शिशु का पैदा होना, कैंसर इत्यादि। तो अगर जटिल कंडीशन आ गई तो PID जैसे रोग हो जाएंगे, जिसमें जो लोअर पार्ट है पेल्विक गिडल का, पेल्विक का रीजन का, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ है, कैंसर इत्यादि हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका वक्त पे ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जैसे अगर हम लोग सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस का ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट है अगर वो वक्त पे नहीं कराया गया तो सिफिलिस 4 स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। जो टर्सरी स्टेज है वहां से तंत्र का तंत्र इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है, मतलब जो सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो तंत्र का तंत्र पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तंत्र का तंत्र आपका डिस्ट्रॉय होता रहेगा, धीरे धीरे मनुष्य की याददाश्त चली जाएगी, किसी भी चीज को समझ नहीं पाएगा, बेड रिटर्न हो जाता है, मतलब वो बिस्तर पे पड़ जाता है कि अपनी चीजों पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वहीं बिस्तर पे पड़े पड़े पॉटी करेगा, सुसु करेगा, वो ऐसी स्थिति हो जाएगी और धीरे धीरे उसके सारे के सारे अंग खराब हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी सिफिलिस के केस में। तो सिफिलिस वगैरह अगर बिगड़ जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये स्थिति आ सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में फील हो तो उसको वक्त रहते चिकित्सक को दिखाना जरूरी होता है। क्लियर? अब इसके बचाव के उपाय, 1 मिनट जरा देखना है डिजीज के सिम्टम पूरे हो गए, कोई रहा तो नहीं है, इसको कंप्लीट कर लें, फिर बचाव के उपाय मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहे हो? वो अभी बताऊंगा ना, मैं खुद ही बताते रहा हूँ। अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ द दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग, मतलब खुजली है, द्रव का रिसाव है, हल्का सा दर्द, स्वेलिंग मतलब सूजन।
in the genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. महिलाओं में ये सिम्टम नहीं आएंगे, इसलिए बहुत दिनों तक उनका डिटेक्शन नहीं हो पाता है, मतलब निदान नहीं हो पाता है. Absence or less significant symptom in the early stage of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going to timely detection and proper treatment. PID, abortion रह गया, abortion और infertility, ये दो रह गए. गर्भपात में नपुंसकता, ये इनफर्टिलिटी को क्या दिया है? बंध्यता तो नहीं लिखा है. बंध्यता स्टेरिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है. स्टेरिलिटी में मतलब कभी भी वो नहीं बन सकते पैरे, मतलब किसी को भी बर्थ नहीं दे सकते, तो बंध्यता होती है. स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी अंग्रेजी में लिखा गया है, तो इनफर्टिलिटी ही मान्य होगा, जिसका मैंने क्या लिखा है हिंदी अनुवाद, नपुंसकता. अब नपुंसकता की याद रखिएगा, ये केवल मतलब मेल से रिलेटेड नहीं है, फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी होती है, तो दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, इनफर्टिलिटी. तो इसको इंग्लिश में भी चेक करिएगा अगर क्वेश्चन आए. अब बचाव से उपाय मैं वैसे ही बता देना हूँ, लिखूं क्या, पकड़ की चीजें हैं. नॉर्मली ये माना गया है कि ये जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें जल्दी होती है, जैसे 15 से लेकर 24 साल के बच्चे, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे जब मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था हम लोग का जो सोसाइटी है ऐसी है कि आप जो ये कॉन्डोम्स वगैरह हैं इनको खरीदने जा नहीं सकते, इतना डर लगता है. मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, छोटा सा बच्चा देख के क्या बोलेगा. तो ऐसी स्थिति में अगर कोई यौन संबंध कायम हुआ है तो वहां पे यौन संक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी. अब कोई बच्चा है 16-17 साल का है, यौन संक्रमण हो गया, अब वो किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बोले कि डॉक्टर के पास जाना है, मुझे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है. पहले घर वाले 4 थप्पड़ लगाएंगे, इन्फेक्शन आया कहाँ से, और उसके बाद डॉक्टर साहब जो उसको कहानी सुनाएंगे, उसके बाद घर पे आके दोबारा सुताई होगी. तो इसलिए वो बेचारा क्या करेगा, डर के मारे बताएगा नहीं, और डर के मारे बताएगा नहीं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. तो इसीलिए 15 से लेकर 24 साल के बच्चे कैसे माने गए, ज्यादा संवेदनशील माने गए ऐसे इन्फेक्शंस के लिए. तो इससे बचाव के उपाय क्या दिए उन्होंने, जब भी कोई सेक्सुअल इनकाउंटर हो, एक तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे बहुत ज्यादा लोगों से यौन संबंध नहीं होने चाहिए. सेकंड, यौन संबंध बनाते समय कॉन्डोम्स वगैरह का पहनना आवश्यक है. तो यही इसके उपाय हैं, नीचे देख लीजिए 3 पॉइंट दिए होंगे. मिल गए तीनों पॉइंट. 15 से 24 एज के लिए स्टार लगा दीजिए, 15 से 24 एज ग्रुप. लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन. कि इससे मतलब मैंने बताया ना, सिफिलिस जैसे जो रोग हैं वो प्राण घातक हो जाते हैं, तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए. हम लोग के यहाँ दो तरीके के जो बीमारियां हैं या रोग हैं उनको पब्लिक कंसीडर ही नहीं करती. एक तो कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होता है हम लोग के यहाँ, अनटिल अनलेस पूरा पागल ना हो जाए, वो खोपड़ा ना फोड़ने लगे तब तक पागल नहीं मानते हैं. सब लोग मानते हैं यहाँ कोई दिक्कत है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको घर में रखेंगे. और दूसरा, यौन संबंधी जो रोग है उनका भी डिटेक्शन अर्ली नहीं होता है. लोग पहुंच जाते हैं नीम हकीम के पास, वो नहीं आपने देखा होगा तंबू लगा के बैठते हैं, बाबा टाइप के आइटम, उनके इवन पढ़े लिखे लोग वहां पहुंचते हैं. तो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस के जान चली जाती है, ये बताना चाह रहा हूँ बस. नीम हकीम खतरा है जान. पर क्या है भाई, उससे क्या विचार विमर्श कर रहा है हमें पता. उसमें लिखा है ना क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श लें. मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन इंसान सही हूँ, परामर्श सही दूंगा. इंडिया में तो खतरनाक केस है, अगर उस डॉक्टर की क्लिनिक के आसपास भी कोई दिख गया तो भी मोहल्ले में बात फैल जाएगी, फलाना वहां दिखाता. अब कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं जिसमें आपकी गोपनीयता बरकरार रहती है. मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए. आप बीमार हैं, प्रोक्टो नाम का ऐप है,
वही नॉमिनल सी फीस जो आपको डॉक्टर को देनी पड़ती है, आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डॉक्टर आपके साक्षात सामने होगा। आप जैसे नॉर्मल बीमार को बुखार आ गया, खांसी है, बहुत दिन से इन्फेक्शन है, उससे आप परामर्श लीजिए, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जाके आप दवाई खरीद सकते हैं, दवाई भी ऑनलाइन आ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर मतलब जैसे अगर ये भी है कुछ, और आपको फिजिकली किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो आप सीधे प्रैक्टो के थ्रू परामर्श ले सकते हैं। हाँ हाँ, यौन संचरित है। हाँ भाई, हाँ जी बेटा। हाँ दोनों से, अरे आपस में ही संचरित होती है भाई, लड़का से लड़का, लड़का से लड़की, लड़के से लड़के में भी ऐसा भी होता है, अभी होने लगा है। इसको अलग से फोकस करके पढ़ाऊंगा HIV के समय। और कुछ पूछना है? पशुओं उसको से तो नहीं पूछना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं हम लोग। जी बेटा, हम क्या करें, इन पे केस कर दें? क्या करें, हम पढ़ा ही तो सकते हैं तुम्हें। अब तुम्हें सक्षम बना रहे हैं, तुम सक्षम बनना ही नहीं चाह रहे हो। श्रद्धा, श्रद्धा को पढ़ाऊंगा मैं कल। कल हम लोग शुरू करेंगे एवोल्यूशन, तो श्रद्धा के बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है। किसके बारे में? भावनाएं तो आती रहती हैं, पता नहीं कितनी भावनाएं होती हैं। इनफर्टिलिटी अर्थात नपुंसकता, ये है क्या? जब दो या उससे अधिक वर्षों तक साथ साथ रहने असुरक्षित मैथुन होने के पश्चात भी बच्चे का जन्म न हो पाने की स्थिति को नपुंसकता कहते हैं। लगातार लगातार, यहाँ पे सारी कंडीशंस को दे दिया गया है कि नॉर्मल क्या है, अगर एक पेयर है, मियाँ बीवी हैं या पेयर है, ठीक, चेंज हो गया है सोसाइटी, हम क्या करें। तो अब उनमें 2 वर्षों साथ साथ रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक हिंदुस्तान में एक अमेरिका में 2 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें साथ साथ रहने की कंडीशन दी है, को हैबिटेशन दिया गया है। फिर सेकेंड, कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अंतरित मैथुन टाइप का है वो कुछ चल रहा हो, तो उसके केस में भी क्या है, बेबी का बर्थ नहीं होगा, क्यों नहीं, सेपरेट मेथड पढ़ाया था उसमें भी नहीं होगा। तीसरा, जो भी सेक्सुअल इनकाउंटर हो कैसा होना चाहिए, असुरक्षित, दैट इज उसमें कोई गर्भाधान तक सॉरी गर्भपात, गर्भ निरोधक उपाय का उपयोग नहीं किया होना चाहिए। तो 3 कंडीशन के बाद भी अगर 2 या 2 से अधिक सालों तक किसी का कोई बेबी नहीं होता है, तो उस पेयर में क्या बोल देते हैं कि इसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी अलग है किससे? वंध्यता से। एक टर्म है स्टेरिलिटी, ये है
बंदे था। बच्चे या बच्चा, बच्चे क्यों लिखो, एक ही होगा ना। बच्चा ना पैदा कर पाने की स्थायी समस्या। ये कभी भी बेबी पैदा नहीं कर सकते, वो स्टेराइल। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा। ऐसे लोग कभी भी बेबी पैदा नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटल डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, बंदे बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक गांव में किसी के यहाँ एक बैल है, एक सांड है, तो इनमें से बंदे कौन? अरे बैल है, एक सांड है, बंदे कौन? बेल नहीं, बैल, डबल ए, बैल। तो बैल के जब गैया का बछड़ा पैदा होता है, तो अगर उसके टेस्टिकल्स को, वृषण को डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्स में, अर्थात बैल में। अगर उसके मतलब उसका नेचुरल डेवलपमेंट होने दो, तो वो कन्वर्ट होगा बुल में। तो ऑक्स कैसा होता है? स्टेराइल, अर्थात वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ऐसा करते क्यों है? ऑक्स बनाते क्यों है? ऑक्स नेचुरली नहीं बनते, बनाए जाते हैं। यस। अभी तो तुम सांड को वो बंदे कर रहे थे। बकरे को भी बनाते हैं। बकरे को क्यों? अच्छा अच्छा, ये संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है, जितना मुझे पता है। कोई भी कटा फिटा एनिमल कभी भी उसमें कुर्बानी में नहीं जाता है। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सही है, मुझे पता। तो खस्सी अलग केस में कराते हैं, वो जो नॉर्मली ये बेचते हैं ना मीट वगैरह, उसके लिए खस्सी कराते हैं। कभी भी कुर्बानी में वो बकरा यूज नहीं होता है। अरे तुम कराते होगे, तुम्हारे बकरे की तुम जानो यार, हम नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो बंद है वो ऑक्स है, ऑक्स में परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया है। अब स्टेरिलिटी के केस को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इनफर्टिलिटी, ये उपचार योग्य होती है। इनफर्टिलिटी दो प्रकार की है। आज इसने डिंग डोंग नहीं किया था। प्राइमरी और सेकेंडरी। ये काला क्यों हो गया? प्राइमरी कब? जब किसी पेयर में लिख दे रहा हूं, ठीक है, पेयर में कभी भी बच्चा पैदा ना हुआ हो। कोई भी बेबी नहीं हुआ, मतलब शादी के पश्चात कोई भी बेबी नहीं हो रहा, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। यहाँ पे क्या है? एक या उससे अधिक बच्चों के पैदा होने के बाद शारीरिक अक्षमता का उत्पन्न होना व उसके बाद इनफर्टाइल हो जाना। अब एक आध बेबी पैदा हो गया है, लेकिन उसके पश्चात कोई संक्रमण हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने एसटीआईज पढ़े, तो एसटीआईज में भी क्या करते हैं, वो इनफर्टिलिटी करा देते हैं। जैसे मैंने शायद आपको कभी बताया हो, टीबी का बैक्टीरिया जो फेलोपियन ट्यूब है, उसकी जो सीलिया है, उसके मूवमेंट को रोक देता है। और अगर सीलिया का मूवमेंट रुक गया, तो उस केस में वो फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी, टीबी का इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन कभी भी नॉर्मली डायग्नोस नहीं होता है। ये जेनेटल टीबी है, ये
पल्मोनरी टीबी नहीं है, ना तो इसमें खांसी आएगी, ना टेम्परेचर होगा, ना शरीर में दुबला पतला होने का एहसास होगा, लेकिन जनन मार्ग में क्या होगा, संक्रमण हो चुका होगा और इसके कारण जननिक टीबी के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। बहुत बार फैलोपियन ट्यूब में इतना संक्रमण होता है कि वो आपस में चिपक जाती है और एग का मूवमेंट हो ही नहीं पाता है। तो उस केस में सारा का सारा ट्रीटमेंट किससे करेंगे, इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट है उनके माध्यम से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये दोनों कारण के लिए करेंगे करेंगे दोस्त, सारा इलाज करके भेजेंगे। अब ये बेटा नरों में नपुंसकता के कारण, नर लिखना चाहिए था नरों में, खैर बहुतों में हो सकते। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले उन कारणों की बात करें जिस पे आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला कारण क्या है, ज्यादा चुस्त अंतः वस्त्र अंडरगारमेंट धारण करना। ये जो फ्रेंची वगैरह यूज होती हैं जिसमें जो टेस्टीज हैं उसको शरीर से दूर जाने का मौका ना मिले, क्योंकि स्क्रोटल सैक का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि शरीर के तापमान से कम तापमान रखना है शुक्राणु जनन के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चुस्त अंडरगारमेंट को यूज किया गया तो टेस्टीज को बॉडी से सटा के रखेगा, और बॉडी से सटा के रखेगा तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर अप होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बाढ़ हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड, ड्रग्स आदि का सेवन, बहुत सी ड्रग्स हैं जो नपुंसकता करा देती हैं, तो कुछ भी सूंघने और खाने से पहले ध्यान रखें, फिर ऐसी पुष्टें पैदा नहीं होंगी जो ये सूंघे और खाएं। ठीक है, तो उनको पैदा कराना है तो ये सब ड्रग्स वगैरह से दूर रहें। इसके पश्चात जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जैसे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम आदि, जन्मजात विकृति जैसे शुक्रवाहक की अनुपस्थिति, हॉट एनवायरनमेंट में कार्य करना, अत्यधिक अगर गर्मी वाले क्षेत्र में काम किया जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे खनन, अंदर वाली माइनिंग, मतलब पृथ्वी के नीचे मतलब सॉरी जमीन के नीचे जो खोद के जो माइनिंग हो रही है। खनन तो इसको जो यहाँ पत्थर निकालते हैं उनको भी बोलते हैं, लेकिन वो तो ऊपर से है, ग्राउंड पे पत्थर मतलब जिसे चट्टानों को तोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे नहीं कोयला खनन करने के लिए 2 किलोमीटर नीचे चले गए उसके बाद खनन हो रहा है, वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति होगी। या भट्टी के पास कार्य करना, लोहा वगैरह पिघलाना, मेटलर्जी की भट्टियां हैं तो उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई इंसान काम करेगा तो उसमें इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, नपुंसकता की दिक्कत हो सकती है। कुछ संक्रमण जैसे मम्स, मम्स का इन्फेक्शन होता है लार ग्रंथियों में, पैरोटिड ग्रंथि में, लेकिन इसके इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं वृषण कोष में और इनफर्टिलिटी करा देते हैं मेल्स में। तो मम्स जैसे इन्फेक्शन के पश्चात आपको चेक कराना जरूरी है कि इन्वॉल्वमेंट स्क्रोटल सैक का तो नहीं हुआ है। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में
उचित तनाव या उठान न हो पाना। इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है जो सेक्सुअल अराउजल है वो प्रॉपर हो, लिंग में प्रॉपर जब अराउजल होगा, उठान होगा, उसके पश्चात ही इंसेमिनेशन होगा। तो अगर वहाँ पे कोई भी भावनात्मक कारण है या और कोई कारण है, ड्रग के कारण, ड्रग्स वगैरह के कारण का वो है कि यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो इंसेमिनेशन होगा नहीं, इंसेमिनेशन होगा नहीं तो फर्टिलिटी होगी नहीं। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब ऐसे ही देखते हैं महिलाओं में क्या कारण है, एक पुरुषों में एक कारण और पढ़ा दूं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का अधिक होना, प्रोलैक्टिन एलएच और एफएच का संदमन कर देता है, जिसके कारण ये स्थिति आ जाती है महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कारण। फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना, किसी कारणवश फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, जैसे अभी टीबी के इन्फेक्शन में मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है जो एग है उसका मूवमेंट होगा नहीं और स्पर्म वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो इस केस में इनफर्टिलिटी होगी। या गर्भाशय के अंदर सिस्ट या तंतु में ऊतक का जमा होना, फाइब्रोसिस हो जाती है गर्भाशय के अंदर, उसको क्लीन कराना पड़ता है, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण है। हॉर्मोन्स का असंतुलन, जैसे ज्यादा LH T3/T4 का अनियमित होना, थायराइड हार्मोन्स अनियमित हो गए तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और LH तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ही। LH क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ज्यादा प्रोलैक्टिन, सॉरी, PRL लिख दो, समझ जाओगे। PRL बोले तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन वही LH और FSH का संदमन करेगा, जिसके कारण वो हो जाता है, एनओवुलेटरी साइकिल हो जाती है, ओवुलेशन नहीं होता है। PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। LH प्रोलैक्टिन वगैरह ज्यादा होने पे अंडोत्सर्ग होगा नहीं, और जो पुटिकाएं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सिस्ट में, और ऐसे ओवरी के अंदर बहुत सारी ऐसी पुटिकाएं भरी मिलेंगी, जिसके कारण उसको बोलते हैं PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो ओवरी जो सिस्ट में कन्वर्ट हुई उससे निकलने लगेंगे एंडोजन्स, एंडोजन्स निकलने लगेंगे, तो पुरुषों जैसे लक्षण पैदा कर देंगे महिलाओं में, दाढ़ी मूंछ का विकास होने लगेगा, आवाज भारी होने लगेगी, यौन इच्छा में कमी आएगी। तो ऐसे सारे लक्षणों के कारण इनफर्टिलिटी यहाँ पे हो जाती है। लड़की सोने आई है, जग के बैठ बिल्कुल सही से। पहले टीबी या ऐसे किसी अन्य जीवाणु का संक्रमण जो जनन पथ को संक्रमित करता हो, पक्षमादी
पति का संदर्भ। HSA का निर्माण ह्यूमन स्पर्म एंटीबॉडी, बॉडी में स्पर्म्स को मान लिया गया है एंटीजन, और उसके विरुद्ध क्या बनने लगे, एंटीबॉडी बनने लगे, तो वो क्या करेंगे, जो भी स्पर्म आएगा उस पर अटैक करके उनको सबको नष्ट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मतलब जो फर्टिलिटी है वो नहीं होगी। अब दोनों में ही कॉमन है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दोनों में क्या कॉमन है, मनोवैज्ञान मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर, जैसे डिप्रेशन या अलग अलग तरीके की भावना होती है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे दिक्कत करेगी। तथा दोनों में ही अबे यार क्या हो गया मुझे, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लॉजिकल डिसऑर्डर। ड्रग्स ड्रग्स का दोनों के केस में है, ड्रग्स दोनों ही केस में दिक्कत करेगी। तो ये तो हो गए नॉर्मल, इसके क्या, नॉर्मल ये इम्पैक्ट हो गए कि जो जनन स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके उपचार, अशोक के कहने पे इसके उपचार पढ़ाता हूँ। इसके उपचार में जितने भी प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे उनको कलेक्टिवली बोलते हैं RCH, सॉरी आर्ट, क्या बोलते हैं उनको, आर्ट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स सीधे टेक्निक्स के स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसकी कहानी क्या सुनानी है कि ऐसे लोगों को भी माँ बाप बनने का अधिकार है जिनमें ऐसी समस्या है, वो निबंधात्मक श्रेणी छोड़ के सीधे चलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रयोगशाला में निषेचन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या करना है इसमें, स्पर्म डोनर से या पति से, अरे पति में अगर स्पर्म नहीं बनेंगे तो डोनर के लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो, डोनर से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डोनर से या पत्नी से,
अब इनको ले लेंगे एक मीडियम में, ठीक रख दिया गया है किसमें, पेट्री डिस्क में। अब तुम अगर बहुत आगे आगे बोले तो टेक्निक तुमसे कराऊंगा मैं। अब यहाँ पे ये आ गया एक सपोला, ये आ गया एक एग। अब इनमें नेचुरली क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बनेगा क्या, जायगोट। जायगोट का निर्माण, पात्रे निषेचन विधि। अब जायगोट को क्या करेंगे, या तो इसका कर देंगे जिफ्ट, जिफ्ट करेंगे मायने जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। या तो इसको जिफ्ट कर दिया, जायगोट को उठा के किसमें पहुंचा दिया है, जायगोट को वाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं। ये वह महिला हो सकती है जो उस पेयर की है, या सरोगेट मदर हो सकती है। ये क्या हो सकती है, किराए पे ली गई कोख वाली महिला। ठीक, अब यह जायगोट को क्या करें, विदलन होने देते हैं। इससे बन जाएगा एम्ब्रियो। तो यहाँ पे डालेंगे ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो 8 से 16 स्टेज वाला है वो तो मोरुला है। मोरुला के पश्चात वो एंटर करता है यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस में हम लोग वही डालेंगे जिसकी सेल स्टेज ज़्यादा होगी। तो इसको डालेंगे किसमें, यूट्रस में। तो इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर किसमें, तो यूट्रस। तो एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या बोली गई, IUT। यहाँ तक क्लियर। तो IVF तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो अब होता क्या है, जैसे पेट्री डिस्क में हम लोगों ने ये निषेचन कराया, ये तो प्राकृतिक अवस्था है। कभी कभी ये निषेचन फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इक्सी। ये क्या है, एग ये अंकल को सीधे ट्रांसफर मार दो सिरिंज के माध्यम से। जैसे शुक्राणु नॉर्मली अंदर जाता है तो उसको उठा के क्या किया, इंजेक्शन के माध्यम से अंदर कर दिया। तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को सीधे ओवा के साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी। इक्सी की प्रक्रिया क्लियर? आपने विज्ञापन देखे होंगे बहुत बार आईवीएफ सेंटर के। अब नील शुक्राणु के केस में भी ये संतान प्राप्ति संभव है। तो नील का मतलब ऐसा नहीं होता बिल्कुल सन्नाटा, एक आध तो शुक्राणु मिल ही जाएगा। तो उसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से क्या करेंगे, जायगोट बना लेते हैं। तो ये कब यूज करेंगे, जब स्पर्म्स की संख्या लगभग शून्य हो। लगभग शून्य है, परफेक्ट शून्य नहीं है, ठीक है। इसी के लिए एक प्रक्रिया होती है गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ये ऐसी महिलाओं में यूज करेंगे जिसका गर्भाशय तो सही है, लेकिन अंडाशय के अंदर अंडाणु नहीं बन रहे हैं। तो किसी और महिला से, डोनर से अंडाणु लेके क्या करेंगे, उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देंगे और नॉर्मली उसको अपने पति के संग मीटिंग करने देंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में उस महिला के शरीर के अंदर निषेचन होगा। तो ये इन विट्रो टेक्निक नहीं है, ये कौन सी टेक्निक है, इन वीवो। क्या है बे? क्या है? मत दिया करो, पढ़ा लें दो भाई, कंप्लीट कर लें। यहाँ पे क्या है, डोनर से एग लेकर ऐसी महिला की डिम्ब वाहिनी में ट्रांसफर, जो oogenesis में असमर्थ है, परंतु उसका यूट्रस गर्भ धारण करने में सक्षम है। तो निषेचन मादा के शरीर के भीतर, अतः यह इन विट्रो, चुप करो, तकनीक नहीं है, पढ़ा लें दो इन वीवो। नेक्स्ट AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये ऐसे पुरुषों में यूज की जाएगी जहाँ पे शुक्राणु की मात्रा अत्यधिक कम है। तो नॉर्मली इंसेमिनेशन के काबिल नहीं है, या शुक्राणु की मात्रा अत्यधिक कम, शुक्राणुओं की मात्रा अत्यधिक कम हो, तब वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा मादा की योनि या गर्भाशय में सीधे पहुंचा दिया जाता है। ये हो गई AI। एक बार जल्दी से एनसीईआरटी से देखें इनको।
सर बेटा एक क्वेश्चन भेजा है वो बता दो। बेटा रुक जाओ, पहले इसको कंप्लीट करा दो, ठीक है। इसको पढ़ लो जो मैंने भी काम दिया है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूं, जय कोड या 8 सेल स्टेज तक का पार्सल ज्यादा स्टेज का कौन सा बताना है बेटा इसमें? ये फर्स्ट वाला 7वां नंबर। अरे 7th। हाँ तो बेटा मेंशन तो किया करो कम से कम। ये 4 क्वेश्चन में चारों बता डालता अभी। निम्न में से किस गर्भनिरोधक विधि में हार्मोन की भूमिका सम्मिलित नहीं है? स्तनपान अनातर में है, रोध विधि बोलने तो बैरियर, स्तनपान अनातर में है, आपातकालीन गर्भनिरोधक में है। इसमें तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ सर। तो हम क्या करें, हमने थोड़ा बनाया बेटा, इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है। रोध विधि, स्तनपान अनातर, गोलियां गोलियां आते ही आंसर क्या सेकंड दे रहा है? फर्स्ट दे रखा है। ये राम, क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता। और नीट 2019 का क्वेश्चन बता रखा है इसको। हाँ इसका इंग्लिश वर्जन देखूंगा बेटा, ठीक है, उसके पश्चात मैं आंसर करूंगा आपको, ठीक है। और सर वो आपने वो सुबह क्वेश्चन भेजे थे उसमें वो सबसे ज्यादा उसकी यूरिया की मात्रा वृक्षशिरा में होती है ना? किसमें सबसे ज्यादा पूछ रही हो कम? सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन भेजा था ना आपने सुबह। हाँ नहीं, मैंने तो क्वेश्चन भेजा था, तुम आंसर क्या बता रही हो? वृक्षशिरा में होती है ना मैक्सिमम। अरे सबसे ज्यादा पूछा था कम पूछा था? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा यकृत सिरा में होगी ना, यकृत में जब बन के निकला यूरिया। यकृत सिरा ऑप्शन दिया था। और सबसे कम आता तो फिर वृक्षशिरा आता। रक्त सिरा में होगा सबसे कम, जी सर। ठीक है ना? ओके। अभी थोड़ा सा आपका कंटेंट बचा हुआ है निन्ना सा, वो जो शुरू वाला है, तो कल के 10 मिनट में पहले उसको लपेटेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विकास। विकास को लपेटेंगे नहीं, बहुत बड़ा है, लपेट नहीं पाओगे। उसका चौवा नहीं बनेगा। चौवा जानते हो? हैं? क्या चीज? चौवा बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा, छोड़ो। पतंग उड़ाने के बाद कभी बिना चरखी के वो बनाया है, उसको बोलते हैं चौवा। कौन? क्या हो गया? लड़की खेत रही। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, वो भी ऐसे नहीं रोते हैं। इतनी बड़ी हो गई हो भाई। अरे पगले, वही पार्ट रह गया जो तुम लोग लिख के नहीं लाए थे, उसी को मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा पार्ट लपेटेंगे कल। थैंक यू।